हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं उमेश सर उज्जवल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। यहां पर हम लोग एमपीपीएससी प्री के लिए जो हम लोगों ने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी 30 दिन में 30 यूनिट, उसकी बात कर रहे हैं। यहां पर हमारे प्रमुख राजवंश चल रहे थे, ठीक। उसके आगे हम लोग आज बात करेंगे, ठीक। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं आज नंदवंश की। किसकी बात करते हैं हम लोग? नंदवंश की बात कर रहे हैं, नंदवंश की। तो देखिए यहां पर जो नंदवंश है, नंदवंश का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। इनका मध्य प्रदेश से संबंध रहा है, इनका मध्य प्रदेश से संबंध रहा है। लेकिन जो मध्य प्रदेश के चेदी और अवंती जनपद थे, जो मध्य प्रदेश में चेदी और अवंती जनपद थे, उन दोनों को नंदवंश के शासकों ने मगध में मिलाया था। जो नंदवंश के शासक थे उन्होंने उसको मगध में मिलाया था, ठीक। स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन देखिए इन दोनों को इन्होंने क्या किया, मगध में मिलाया। तो हम लोग ये मानते हैं कि इनका संबंध भी किससे, मध्य प्रदेश से रहा होगा किसी ना किसी तरह से, ठीक। अब देखिए यहां पर देखिए जो नंदवंश है, नंदवंश का, ठीक है, नंदवंश की स्थापना किसने की थी? महापद्म नंद ने। किसने करी थी? महापद्म नंद, ठीक। संस्थापक कौन थे इनके? महापद्म नंद, ठीक। अब देखिए यहां पर देखिए एक और देखिए, यहां पर मध्य प्रदेश में जो बड़वानी है, मध्य प्रदेश में जो बड़वानी है, वहां से इस काल के सिक्के प्राप्त हुए, इस काल के सिक्के प्राप्त हुए, ठीक। अब देखिए इसको और आगे बात करें। देखिए इस वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन था आपका? धनानंद। कौन था आपका? धनानंद। इस वंश का अंतिम शासक कौन था आपका? धनानंद। वही धनानंद है जिन्होंने क्या किया था? चाणक्य का अपमान किया था। तो चाणक्य ने एक योद्धा बना दिया, किसको? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। अब देखिए यहां पर ये स्टोरी हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक। देखिए यहां पर इसके आगे बात करते हैं हम लोग नंदवंश की बात करते हैं हम लोग मौर्य वंश की। किसकी बात करते हैं हम लोग? मौर्य वंश की। अब देखिए यहां पर मौर्य वंश का संस्थापक, मौर्य वंश का संस्थापक था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए यहां पर आगे बात करें हम लोग, यहां पर देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश के अंतिम शासक, नंदवंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की, मौर्य वंश की स्थापना की, ठीक। अब देखिए यहां पर देखिए जो धनानंद था, नंदवंश था, उसका कहां पर? मगध पर राज्य था। तो इन्होंने हराकर कहां पर? मगध पर कब्जा किया, ठीक। मगध पर कब्जा किया, ठीक है, मगध राज्य पर शासन किया इन्होंने। अब देखिए यहां पर, अब देखिए इनका मध्य प्रदेश से किस तरीके से संबंध है, इसकी हम लोग बात करते हैं, ठीक। अब देखिए बात करें हम लोग, ठीक। अब देखिए यहां थे इनके उत्तराधिकारी थे आपके बिंदुसार। कौन थे आपके? बिंदुसार। बिंदुसार के पुत्र थे आपके अशोक। बिंदुसार के पुत्र कौन थे आपके? अशोक। तो बिंदुसार ने अपने पुत्र को ठीक अवंती का राज्यपाल नियुक्त किया था। क्या किया था? बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को, लिख देता हूं यहां पर, बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को अवंती का राज्यपाल नियुक्त किया, ठीक। राज्यपाल नियुक्त किया। और देखिए ये 11 वर्षों तक रहे थे, ये 11 वर्षों तक अवंती के राज्यपाल रहे। कितने वर्षों तक रहे आपकी? ये 11 वर्षों तक अवंती के राज्यपाल रहे, 11 वर्षों तक अवंती के राज्यपाल रहे। तो देखिए यहां पर एक और फैक्ट देखते हैं हम लोग। यहां पर देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग कवर कर रहे हैं जो एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, ठीक। इनमें से ही आपके यदि आपके प्रमुख राजवंश का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो जितना मैं पढ़ा रहा हूं उससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका, ठीक है।
ठीक, यहां पर अप्रोक्सीमेट आपका 95% आपका सिलेबस इन्हीं में से आएगा। जो आपकी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ यूनिट हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं, ठीक, उसमें से आपका मैक्सिमम इन यूनिट से जितना भी टॉपिक आएगा तो अप्रोक्सीमेट 90 to 95% टॉपिक हम लोग यहीं से कवर करेंगे। ठीक, यहीं से आएंगे पेपर में। ठीक, अब देखिए यहां पर देखिए आगे बात करें, इस पे फैक्ट की बात करें हम लोग। देखिए यहां पर, अब देखिए यहां पर जब बिंदुसार अवंती के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में एक विदिशा नगरी पड़ती है। रास्ते में क्या पड़ती है? विदिशा नगरी। ये वहां पर पड़े, या वहां पर रुक गए। जैसे ही वहां पर रुके, ठीक, रुकने के बाद वहां पर एक सेठ थे, ठीक, उनकी कन्या क्या हो गई? इनको पसंद आ गई। ठीक, कन्या को देखा इन्होंने और एक नजर में इनको क्या हो गई? इनको पसंद आ गई। ठीक, तो देखिए वहां पर जो साहूकार थे, जो सेठ थे, उनकी बेटी कुमार देवी के साथ इनका विवाह हुआ। किसका? अशोक का। ठीक, उनसे इनको एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। ठीक, 2 संतानें हुई, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा। इन दोनों को इन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। ठीक, अब देखिए यहां पर और एक और फैक्ट की बात करें। देखिए यहां पर आपको मालूम होगा, सभी को बताइए, अशोक का कलिंग विजय के बाद उन्होंने क्या किया था? ये युद्ध वगैरह सब क्या कर दिए थे? बंद कर दिए थे। ठीक, अब देखिए वहां पर कलिंग विजय के बाद ही इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। कलिंग विजय के बाद ही इन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। यहां पर हम लोग सारे फैक्ट लिखने वाले हैं। यहां पर हम लोग सारे फैक्ट को कवर करने वाले हैं। ठीक, देखिए यहां पर जब अशोक देखिए यहां पर हम लोग एक छोटा सा फैक्ट और देख लेते हैं। देखिए यहां पर याद रखें थोड़ा सा। ठीक, जो आपके शिशुनाग थे, ठीक, शिशुनाग ने क्या किया था? जो अपनी राजधानी थी, शिशुनाग ने क्या हुआ? जो अपनी राजधानी को उन्होंने क्या किया था? पाटलिपुत्र से वैशाली शिफ्ट कर दिया था। ठीक, यहां पर लिख लेंगे। शिशुनाग ने मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली कर दिया था। यहां तक देखिए कोई दिक्कत? अब देखिए यहां पर हम लोग बात करते हैं। जब अशोक पाटलिपुत्र से अवंती जा रहे थे, तो रास्ते में विदिशा नगरी रुके। यहां पर उन्हें एक साहूकार की बेटी, साहूकार मत सेठ बोल देते, कहीं पर सेठ लिखा रहता है। साहूकार की बेटी कुमार देवी, कहीं पर वैदिश महादेवी भी लिखा रहता है। वैदिश महादेवी पसंद आ गई और अशोक का विवाह उनसे
कर दिया गया। यहां तक बताइए कोई दिक्कत, यहां तक बताइए कोई दिक्कत, साफ करें तो देखिए यहां से, देखिए यहां से इनका विवाह हो जाएगा अशोक का, तो यहीं से दो संतानें होंगी, एक पुत्र एक पुत्री। पुत्र का नाम अशोक, सॉरी पुत्र का नाम आपका महेंद्र और पुत्री का नाम आपका संघमित्रा। ठीक, अब देखिए यहां पर ऊपर का साफ कर दूं मैं। ठीक, देखिए यहां पर ऊपर का साफ कर दूं, ऊपर का साफ कर दूं। देखिए यहां पर नेक्स्ट फैक्ट देखिए यहां पर, उनसे इनको पुत्र, पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा की प्राप्ति हुई, प्राप्ति हुई। कालांतर बाद की बात करें हम लोग, कालांतर में, कालांतर में अशोक ने, कालांतर में अशोक ने, कालांतर में अशोक ने, अशोक ने, कालांतर में अशोक ने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को, संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा। कहां पर भेजा? श्रीलंका भेजा। यहां तक बताइए कोई दिक्कत, यहां तक बताइए कोई दिक्कत, आगे बात करें हम लोग। देखिए यहां पर, यहां पर देखिए जो अशोक है, देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कल जो कलिंग का युद्ध हुआ उसके बाद उनका हृदय परिवर्तन होता है। ठीक, जैसे ही उनका हृदय परिवर्तन होता है वो क्या करते हैं, युद्ध ना करने की कसम लेते हैं, खाते हैं। ठीक, क्या कसम खाते हैं कि अब मैं कभी भी हथियार नहीं उठाऊंगा। ठीक, और कलिंग के युद्ध के बाद ही ये क्या करते हैं, बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं। ठीक, और बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद ये अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को क्या करते हैं, श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजते हैं। ठीक, अब देखिए यहां पर चीनी यात्री फायान, जो चीनी यात्री फायान है, ठीक, उनकी किताब में उल्लेख मिलता है, वो कहते हैं कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया। उस किताब में उल्लेख मिलता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया है। ठीक, यहां पर देखिए कुछ स्तूपों की हम लोग बात कर लेते हैं, इंपोर्टेंट की। ठीक, पहले यहां पर एक दो फैक्ट और लिख लेते हैं हम लोग जो मैंने बताया आपको, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो उन्होंने स्तूपों के निर्माण किए। ठीक, अब देखिए यहां पर एक चीज और है, देखिए यहां पर जबलपुर का जो रूपनाथ अभिलेख है और जो दतिया का गुजरात अभिलेख है। ठीक, ठीक, अब देखिए गुजरात अभिलेख में देखिए यहां पर जो अशोक है उनका नाम देवान प्रिय मिलता है, देवों के प्रिय। ठीक, क्या नाम मिलता है, देवों के प्रिय, देवान प्रिय। ठीक, यहां पर मैं वो जितनी भी चीजें जो एग्जामिनेशन से पूछी जाती हैं वो मैं यहां पर आपको नोट डाउन कराता जाऊं। ठीक है, नोट डाउन कराता जाना हूं, और बाकी के मैं देखिए यहां पर इसको साफ कर दूं, आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए यहां पर साफ कर दूं, देखिए यहां पर, देखिए यहां पर, ठीक, देखिए यहां पर देखिए यहां पर प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा चीनी यात्री। फायर कहते हैं कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। ठीक, देखिए यहां पर मैं एक दो फैक्टर आपको वैसे ही बता दिए मैंने। कौन सा बता दिया, कहो तो मैं लिखा देता हूं, चलिए मैं लिखा देता हूं पहले से। ठीक, आपको याद रहेंगे। ठीक, आप लोगों को याद रहेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक, ठीक,
अब देखिए यहां पर हम लोग बात करते हैं आगे। देखिए यहां पर अशोक ने कलिंग विजय के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। देखिए यहां पर, या तो देखिए दिक्कत। अब देखिए यहां पर, देखिए यहां जितनी भी चीजें हम लोग मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, किसमें पढ़ रहे हैं? मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहां पर मध्य प्रदेश में गुजरात एवं रूपनाथ अभिलेख। ठीक, अब देखिए यहां पर जो गुजरात आपका, ये कहां पर है? आपका दतिया में, दतिया से मिला है। और जो आपका रूपनाथ है, ये आपका कहां पर है? जबलपुर। ये कहां पर है आपका? जबलपुर में। ये कहां पर है आपका? जबलपुर में। ठीक ठीक। अब देखिए यहां पर मध्य प्रदेश में गुजरात एवं रूपनाथ अभिलेख से अशोक की जानकारी मिलती है। अशोक की जानकारी मिलती है। अब देखिए यहां पर जो गुजरात अभिलेख है, ठीक, इसी अभिलेख में क्या होता है? गुजरात अभिलेख में ही अशोक को प्रियदर्शी, क्या, देखिए यहां पर ये भी लिख देता हूं। अभिलेख में अशोक का नाम प्रियदर्शी और देवान प्रिय मिलता है। देवान प्रिय मिलता है। यहां तक बताइए कोई दिक्कत? देखिए यहां पर ये आपके लघु शिलालेख थे। ठीक, शिलालेख क्या होते हैं? जो पत्थरों के ऊपर उकेरे जाते थे, पत्थरों के ऊपर लिखे जाते थे। ठीक, उसे क्या कहते थे हम लोग? शिलालेख। क्या कहते थे हम लोग उसे? शिलालेख। यहां तक बताइए कोई दिक्कत? यहां तक बताइए कोई दिक्कत? अब देखिए हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक, अब देखिए इन्होंने क्या किया? बहुत सारे स्तूपों का निर्माण कराया। ठीक, उन स्तूपों के बारे में जो इंपॉर्टेंट है उनकी हम लोग यहां पर चर्चा करते हैं, जिनका संबंध मध्य प्रदेश से रहा है। ठीक, साफ कर दो इसको साफ कर दे। देखिए यहां पर आगे, ठीक, ये हम बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं। इससे एग्जामिनेशन में हो सकता है कि कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से ही आ जाए। ठीक ठीक। अब देखिए यहां पर, ठीक, मौर्यकालीन स्तूप की बात करें हम लोग। किसकी बात करते हैं हम लोग? मौर्यकालीन स्तूप की बात करें हम लोग। देखिए यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सांची के स्तूप की। किसकी बात करते हैं हम लोग? सांची के स्तूप की। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहां पर स्थित है? पहले तो इसकी बात करें हम लोग। जो सांची का स्तूप है कहां पर स्थित है? ये आपका रायसेन जिले में स्थित है। कहां पर है आपका? रायसेन जिले में स्थित है। देखिए यहां पर कुछ लोग बेदिशा टिक कर देते हैं, कुछ लोग बेदिशा टिक कर देते हैं। ठीक, तो देखिए यहां पर ये आपका विदिशा से 10 किलोमीटर दूर है। विदिशा से 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये किस जिले में आता है? ये आपका रायसेन जिले में आता है। ये वही रायसेन जिले है जहां पर भीमबेटका आता है। मैंने भीमबेटका आपको पढ़ाया था, उस टाइम भी बताया था। भीमबेटका कहां पर आता है आपका? रायसेन जिले में, अब्दुल्लागंज। ठीक, वहां पर आता है आपका भीमबेटका। वहां पर क्या आता है आपका? भीमबेटका। ठीक, वहीं पर रायसेन जिले में आपका क्या आता है? सांची के स्तूप। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां जितने भी पढ़ाने वाला हूं ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, कैसे आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 स्टार, आपके 3 स्टार वाले क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूं मैं आपको। ठीक, अब देखिए यहां पर देखिए। ठीक, अब देखिए यहां पर इसकी बात करें हम लोग। देखिए यहां पर जो आपका सांची के स्तूप है ये मूलतः ईंटों से निर्मित। किससे? मूलतः ईंटों से निर्मित थे। अब देखिए यहां पर एक और फैक्ट। ठीक, जो सांची के स्तूप है, जो पुष्यमित्र शुंग थे, उन्होंने क्या किया था? जो सांची के स्तूप थे उनको नष्ट करवा दिया था। क्या करवा दिया था? नष्ट करवा दिया था। लेकिन इसका जीर्णोद्धार,
किसने कराया? ये कराया आपके उसी वंश के अग्निमित्र ने। किसने कराया? अग्निमित्र ने। ठीक, अब यहां पर देखिए जो इसके बाद जो चार दीवारी है, जो इसके बाद जो चार दीवारी थी, ठीक, और उसका निर्माण भी किस काल में हुआ? आपका शुंग काल में। किसमें हुआ? आपका शुंग काल में। ठीक, उसका निर्माण भी किसमें हुआ? आपका शुंग काल में। अब देखिए यहां पर जो स्तूप बनाए गए हैं, स्तूप क्यों बनाए जाते थे? ठीक, वहां पर उन लोगों की क्या करते थे? अस्थियां रखी जाती थी। ठीक, यहां पर उनको वहीं पे, ठीक, उनको ऊपर जला देते थे और उनके ऊपर क्या करते थे? स्तूप का निर्माण कर दिया जाता था। ठीक, इनडायरेक्टली वहां पर क्या रखी जाती थी? उनकी अस्थियां। ठीक, अब यहां पर देखिए जो यहां पर सांची के स्तूप बनाया गया तो उसमें भी होंगी। ठीक, तो वहां पर देखिए उसमें किसकी अस्थियां थी? देखिए यहां पर देखिए भगवान बुद्ध के दो शिष्य थे। भगवान बुद्ध के दो शिष्य थे। ठीक, भगवान बुद्ध के दो शिष्य थे। ठीक, उनकी अस्थियां वहां पर रखी गई है। ठीक, देखिए कौन थे आपके? एक तो आपके सारिपुत्र थे और थे दूसरे आपके महामोगलयान। ठीक, महामोगलयान। ठीक, ये दो शिष्य थे, उनकी अस्थियां आपके सांची के स्तूप में रखी गई हैं। ठीक, अब देखिए यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए यहां पर जो आपका सांची है, जो आपका सांची है, जो आपका सांची के स्तूप है, ये आपका कहां पर है? ये आपके बेतवा नदी के तट पर स्थित है। कहां पर? बेतवा नदी के तट पर स्थित है। यहां तक बताइए कोई दिक्कत? यहां तक देखिए कोई दिक्कत? यहां तक कोई भी दिक्कत हो आपको तो आप क्लियर कर सकते हैं यहां पर। ठीक, अब देखिए यहां पर आगे बात करें। अब देखिए यहां पर इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी सन 1818 में जनरल टेलर ने। पुरातत्वविद थे, उन्होंने क्या किया था? 1818 में सांची के स्तूपों की खोज की थी। ठीक, यहां तक बताइए कोई दिक्कत? यहां तक बताइए कोई दिक्कत? अब देखिए हम लोग आगे बात करें। ठीक, अब देखिए यहां पर हम लोग एक फैक्ट की और बात करते हैं। देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की और बात करते हैं। अब देखिए यहां पर जो सांची के स्तूप है, इन्हें 1989 में 1989 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। 1989 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। ठीक, यहां तक भाई कोई दिक्कत? अब देखिए हम लोग नेक्स्ट स्तूप की बात करते हैं। नेक्स्ट स्तूप की बात करते हैं हम लोग तुमैन के स्तूप की। किसकी बात करते हैं हम लोग? तुमैन के स्तूप की बात करते हैं। तुमैन स्तूप की बात करते हैं। देखिए यहां पर जो ये है आपका तुमैन स्तूप, ये आपका गुना जिले में स्थित है। कहां पर है? गुना जिले में स्थित है। ठीक, कहीं कहीं पर आपका अशोकनगर भी लिखा रहता है। देखिए नया जिला बन गया है। ठीक, उस समय से ये क्या किया? ये आपका अशोकनगर की बाउंड्री पर है, वहीं पर है, तो इसे अशोकनगर में भी कहीं कहीं बुकों में लिखा हुआ है। ठीक, लेकिन ये कहां पर है? आपका गुना जिले में स्थित है। कहां पर? आपका गुना जिले में स्थित है। यहां तक बताइए कोई दिक्कत? अब देखिए हम लोग आगे बात करें। देखिए यहां पर देखिए यहां पर मौर्य कानून, देखिए यहां पर जितने ही पढ़ रहे हैं वहां पर हमें मौर्य कानून स्तूप मिले हैं। मौर्य कालीन स्तूप मिले हैं। तो देखिए यहां पर यहां से हमें तीन मौर्यकालीन स्तूप मिले। कितने मिले? 3 मौर्यकालीन स्तूप मिले हैं। यहां तक बताइए कोई दिक्कत? यहां तक बताइए कोई दिक्कत? थर्ड की और एक और बात कर लेते हैं हम लोग, फिर हम साफ करके आगे बात करेंगे। ठीक है, थर्ड की और बात करते हैं हम लोग। यहां पर देखिए यहां पर बात करते हैं हम लोग उज्जैन का बौद्ध स्तूप। उज्जैन का बौद्ध स्तूप, ये वही स्तूप है जो सम्राट अशोक ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। ठीक, देखिए बात करते हैं हम लोग उज्जैन के बौद्ध स्तूप की। उज्जैन के बौद्ध स्तूप की। ठीक, ये कहां पर है आपका? ये आपका उज्जैन में स्थित है। कहां पर है? उज्जैन में स्थित है। दूसरा यहां पर देखिए, यहां पर इसका निर्माण सम्राट अशोक ने अपनी पत्नी
कुमार देवी के लिए कराया था। इसे सम्राट अशोक ने अपनी पत्नी कुमार देवी के लिए बनाया था। अपनी पत्नी कुमार देवी के लिए बनाया था। यहां तक कोई दिक्कत? देखिए यहां पर देखिए जिसके यहां पर जो स्तूप बनवाया गया है, इसके अवशेष आपको देखिए, यहां पर इसके अवशेष आपको जो वैश्य टेकरी कनीपुरा में वहां से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? जिसके अवशेष वैश्य टेकरी कनीपुरा नामक टीले से प्राप्त होते यहां तक बताइए कोई दिक्कत? साफ कर दू हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग कसरावत के स्तूप की बात करते हैं और हम लोग देवर कोठार के स्तूप की बात करते हैं। ठीक, अब देखिए यहां पर इसके आगे बात करें हम लोग, इसके आगे हम लोग बात करते हैं कसरावत के स्तूप की बात करते हैं हम लोग। देखिए यहां पर कसरावत के स्तूप की बात करते हैं हम लोग। ठीक, यहां पर देखिए हम लोग कसरावत के स्तूप की बात करते हैं। ठीक, आपके जो कसरावत के स्तूप है, पहले ये देखिए कहां पर, ये आपके खरगोन जिले में स्थित है। कहां पर? आपके खरगोन जिले में स्थित है। ठीक, ये आपके खरगोन जिले में स्थित है। देखिए यहां पर एग्जामिनेशंस में यही पूछे जाते हैं आपके मैक्सिमम कि आपका कसरावत के स्तूप किस जिले में स्थित है। आपके तुबैन अभिलेख किस जिले में स्थित है? सांची के अभिलेख या सांची के स्तूप आपके किस जिले में स्थित है? ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभिलेख या आपके पूछे जाएंगे आपके स्तूप। ठीक, यदि आपको मालूम होगा तो हम लोग बता देंगे वहां पर। तो पहले क्या कर रहा हूं मैं यहां पर, इसलिए सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूं कि ये स्थित है कहां पर, किस जिले में है। ठीक, अब देखिए यहां पर, देखिए खरगोन जिले में एतवर्डी एक जगह, एतवर्डी नामक टीले से 11 बौद्धकालीन स्तूप मिले। ठीक, बौद्धकालीन स्तूप मिले। अब देखिए यहां पर हम लोग 5th नंबर की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, यहां पर देखिए देवर कोठार की बात करते हैं। देवर कोठार के स्तूप की बात करते हैं हम लोग। देवर कोठार के स्तूप की बात करते हैं हम लोग। देवर कोठार के स्तूप की बात करते हैं। देखिए यहां पर, देखिए यहां से भी आपके क्या हुए हैं, यहां से आपके मौर्यकालीन क्या मिले, आपके मौर्यकालीन स्तूप प्राप्त हुए। यह आपका जिला कहां पर आपका रीवा में। कहां पर आपका? रीवा में। यहां से भी क्या मिले आपको? मौर्यकालीन स्तूप। क्या मिले आपको? मौर्यकालीन स्तूप। यहां तक बताइए कोई दिक्कत? नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। देखिए पनगुराड़िया का स्तूप, पनगुराड़िया का स्तूप। देखिए यहां पर, यह आपका कहां पर स्थित है? यह आपका सीहोर जिले में स्थित है। ठीक, ये कहां पर स्थित है? आपका सीहोर जिले में स्थित है। यहां से भी आपको क्या मिला है? यहां से भी आपको मौर्यकालीन स्तूप प्राप्त हुए। ठीक, पनगुराड़िया एक जगह, वहां से आपको मौर्यकालीन स्तूप प्राप्त हुए। ठीक, देवर कोठार, वहां से आपको मौर्यकालीन स्तूप प्राप्त हुए। लेकिन है कौन जगह? रीवा में। और ये आपका कहां पर है? सीहोर में। पनगुराड़िया आपको कहां पर है? आपका सीहोर में। पनगुराड़िया आपका कहां पर है? आपका सीहोर में। ठीक, यहां तक बताइए कोई दिक्कत? अब देखिए हम लोग आगे बात करें।
यहां पर देखिए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट की और बात कर लेता हूं मैं यहां पर, एक दो अभिलेख की और बात कर लेता हूं। ठीक, बाकी के अभिलेख जो इंपोर्टेंट अभिलेख है वो हम लोग कहां पर पढ़ेंगे। ठीक, उनका संबंध देखिए आपका किस काल में निर्माण हुआ है। उन अभिलेखों का निर्माण हो रहा है आपका गुप्त काल में। किसमें हो रहा है? गुप्त काल में। लेकिन वो संबंधित किससे है? मध्य प्रदेश से। ठीक, किसी ना किसी तरीके से। ठीक, उनकी बात हम लोग कहां पर करेंगे? गुप्त काल में करेंगे। कहां पर करेंगे हम लोग? गुप्त काल में करेंगे। ठीक, यहां पर देखिए कुछ इंपोर्टेंट है। ठीक, उनकी हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं, एक दो की। ये देख लेते हैं कि ये है किस किस जगह पर। ठीक, रूपनाथ गुजरात की बात करते हैं हम लोग, रूपनाथ की, जो आपका रूपनाथ अभिलेख है। ठीक, दूसरा हम लोग इसकी बात करेंगे गुजरात अभिलेख की। किसकी बात करेंगे हम लोग? गुजरात अभिलेख की। ठीक, अब देखिए रूपनाथ अभिलेख मैंने अभी बताया था आपको कहां पर स्थित है, आपका जबलपुर में। कहां पर? आपका जबलपुर में। और गुजरात अभिलेख की बात करें हम लोग, किसकी बात करते हैं? गुजरात अभिलेख की। गुजरात अभिलेख आपका कहां पर है? दतिया में। कहां पर है आपका? दतिया जिले में। ठीक, ग्वालियर के पास दतिया। ठीक, ग्वालियर से लगभग 70 किलोमीटर के आसपास है, 65-70 है। वहां पर आपका दतिया स्थित है, दतिया जिला। ठीक ठीक, अब देखिए यहां पर आगे बात करें हम लोग, यहां पर देखिए आगे बात करें हम लोग, देखिए यहां पर सारो मारो की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करते हैं? सारो मारो की बात करते हैं, सारो मारो अभिलेख की बात करते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पर देखिए जो आपका सारो मारो अभिलेख है, ये आपका कहां पर है? यह आपका शहडोल जिले में स्थित है। कहां पर? आपका शहडोल जिले में स्थित है। हम लोग बात करते हैं, देखिए पनगुराड़िया का स्तूप, यहां से आपका अभिलेख भी मिला है, यहां से आपके अभिलेख भी मिले हैं। ठीक ठीक, यहां से आपके अभिलेख भी मिले हैं। देखिए यहां पर पनगुराड़िया का अभिलेख, ये कहां पर है आपका? कहां पर है आपका? सीहोर में। ठीक, कहां पर है आपका? ठीक, सीहोर में। ये आपका सारो मारो और गुजरात अभिलेख, ये सारे कैसे आपके ऊपर के तीनों ही कैसे आपके इंपोर्टेंट है। ठीक, गुजरात तो बहुत पूछा जाता है आपका, गुजरात तो आपका बहुत पूछा जाता है कि अशोक का देवान प्रिय नाम किस अभिलेख से मिलता है? अशोक का प्रियदर्शन नाम किस अभिलेख में मिलता है? ठीक, तो किसमें मिलता है आपका? गुजरात अभिलेख में। किसमें मिलता है आपका? गुजरात अभिलेख में। यहां तक बताइए, देखिए कोई दिक्कत? अब देखिए यहां से एक सांची का अभिलेख और है, सांची का अभिलेख और है। ठीक, सांची का अभिलेख कहां पर है आपका? रायसेन जिले में स्थित है। मोटा मोटा मैं बता देता हूं। ठीक, बाकी डिटेल में हम लोग आगे बात करेंगे उनकी। ठीक, ये देखिए यहां पर ये वही अभिलेख है जिसमें देखिए जिसमें वो दान वाली बात आती है। कौन सी बात आती है इसमें? दान वाली। देखिए यहां पर जो हरिस्वामी, ठीक, इसमें जो हरिस्वामी थे उन्होंने क्या किया था? अपनी भूमि को दान कर दिया था, उसका उल्लेख मिलता है। ठीक ठीक, यहां तो कोई दिक्कत? साफ कर दो इसको। ठीक, इसको साफ करते हैं। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं, इसके आगे बात करते हैं हम लोग शुंग काल की। किसकी? शुंग वंश की बात करते हैं हम लोग। ठीक, किसकी बात करते हैं हम लोग? शुंग वंश की बात करते हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग शुंग वंश की बात कर रहे हैं। हम लोग यहां पर शुंग वंश की बात कर रहे हैं। देखिए यहां पर शुंग वंश की बात करें, ये वही शुंग वंश है। ठीक, जिसके शासक पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या की थी। ठीक, यह जो पुष्यमित्र शुंग थे, यह बृहद्रथ के कैसे थे? आपके सेनापति थे। ठीक, अब देखिए आप इनके संस्थापक क्या थे? इसके आपके संस्थापक थे आपके पुष्यमित्र शुंग। कौन थे आपके? पुष्यमित्र शुंग। देखिए आगे बात करें हम लोग, यहां पे मैं लिख देता हूं, पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर मौर्य वंश की हत्या कर शुंग वंश की
शुंग वंश की स्थापना की। ठीक, अब देखिए यहां पर जो पुष्यमित्र शुंग थे, ये आपके बृहद्रथ के कौन थे? सेनापति थे। बृहद्रथ के कौन थे? आपके सेनापति। ठीक, तो देखिए यहां पर आगे बात करें। अब देखिए यहां पर जो आपका पुष्यमित्र शुंग वंश है, जो आपका शुंग वंश है, जिसकी स्थापना करी पुष्यमित्र शुंग ने, अब इसका मध्य प्रदेश से संबंधित कैसे है, इसकी हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ी सी। ठीक, क्योंकि ये सारी चीज हम लोग मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही पढ़ रहे हैं। ठीक, इनका इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप से मध्य प्रदेश से संबंध जरूर होगा, उसी की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर जो महाकवि कालिदास है, उनके द्वारा रचित नाटक है मालित विकाग्नि मित्रम। महाकवि कालिदास द्वारा रचित महाकवि कालिदास द्वारा रचित नाटक माल विकाग्नि मित्रम में उल्लेख है कि पुष्यमित्र शुंग ने पुष्यमित्र शुंग ने अपने पुत्र अग्निमित्र को विदिशा का राज्यपाल नियुक्त किया था। काका आपका विदिशा का राज्यपाल नियुक्त किया था। महाकवि कालिदास द्वारा रचित नाटक माली विकाग्नि मित्रम में उल्लेख है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने पुत्र अग्निमित्र को विदिशा का राज्यपाल या शासक नियुक्त किया था। राज्यपाल या शासक नियुक्त किया था। ठीक, इसके आगे बात करते हैं हम लोग। इसके आगे बात कर लेते हैं। ठीक, इसके आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए यहां पर जो शुंग वंश के शासक, क्या नाम था उनका? भागवत। अब देखिए यहां पर इसके आगे बात करते हैं। शुंग वंश के जो शासक थे भागवत। ठीक, जो आपके काशीपुत्र भागवत, इनका नाम देखिए भागभद्र भी मिलता है। इनका नाम कहीं पर भागभद्र भी मिलता है। ठीक, अब देखिए यहां पर ये आपके 5वें शासक थे। कैसे थे? आपके 5वें शासक थे। इन्हीं के शासन के काल में एंटियोकस जो एंटियोकस राजा थे, उनका यूनानी राजदूत हेलियोडोरस, इनके काल में विदिशा आया था। ये वही हेलियोडोरस है जो आपके भागवत धर्म से संबंध देते हैं। ये आपके भागवत धर्म से संबंध देते हैं। इन्होंने ही क्या किया था? इन्होंने ही गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था। इन्होंने ही आपका क्या किया था? गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया था, जिसे हम लोग वर्तमान में खाम बाबा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? खाम बाबा के नाम से जानते हैं। ठीक, लिख दूं मैं यहां पर नोट में लिख दूं। ठीक, आप लोग नोट कर लेना। देखिए यहां पर आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए यहां पर शुंग वंश के शासक भागवत के शासनकाल में एंटियोकस यूनानी शासक का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा आया था। हेलियोडोरस विदिशा आया था। यहां पर उसने गरुड़ स्तंभ का
गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया, गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया, जो भागवत धर्म से संबंधित है, जो भागवत धर्म से संबंधित है। यहां तक बताइए कोई दिक्कत? आगे बात करें हम लोग, देखिए यहां पर देखिए शुंग वंश की बात करें हम लोग। शुंग वंश ने क्या किया था? जो मौर्य स्तूप थे, शुंग वंश ने क्या किया था? जो मौर्य स्तूप थे उनको नष्ट करने का कार्य भी किया। किसने किया था? शुंग वंश ने। ठीक, अब शुंग वंश के ही जो शासक था अग्निमित्र, शुंग वंश का ही शासक था अग्निमित्र ने क्या किया था? जीर्णोद्धार कराया था किसका? सांची के स्तूपों का, और उसके चारों तरफ रेलिंग का निर्माण भी शुंग काल में ही हुआ था। ठीक, और शुंग काल की बात करें, वहां पर बड़े बड़े जो ऊंचे द्वार होते थे, तोरण द्वार, उनका निर्माण भी कहां पर हुआ था? आपका शुंग काल में। ठीक, अब देखिए यहां पर जो भरहुत का बौद्ध स्तूप था, भरहुत का बौद्ध स्तूप का पुनर्निर्माण भी शुंग काल में हुआ था। कब हुआ था? इसका निर्माण कार्य भी, पुनर्निर्माण कार्य भी किसमें हुआ था? शुंग काल में। ये भरूच आपका कहां पर स्थित है? ये आपका उज्जैन में। कहां पर है आपका? उज्जैन में। ठीक, कहां पर है आपका? उज्जैन में। ठीक, यहां तक बताइए कोई दिक्कत? ठीक, भरूच का बौद्ध स्तूप का पुनर्निर्माण भी किसने कराया? इस काल में, और इसके चारों तरफ बाउंड्री वाल का निर्माण भी, ठीक, कहां पर, किस काल में हुआ था? शुंग काल में। ठीक, अब देखिए यहां पर, ठीक, यहां पर देखिए, इसके आगे बात करें, यहां पर देखिए एक छोटा सा फैक्ट है, वो आप लोग लिख लेंगे। छोटा सा फैक्ट है, वो आप लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए यहां पर जो पुष्यमित्र शुंग है, उन्होंने क्या किए थे? जो बौद्धकालीन स्तूप थे, उनका क्या किया था? नष्ट कर दिया था। क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। इसलिए पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विनाशक कहा गया है। क्या कहा गया है? इसलिए पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विनाशक कहा गया है। यहां तक बताइए कोई दिक्कत? आगे बात करें हम लोग, देखिए यहां पर आगे बात करें, साफ कर दो इसको। ठीक, साफ कर दो इसको। ये आगे बात करें हम लोग, देखिए यहां पर एक वंश और पढ़ते हैं हम लोग, एक वंश और हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद यहां से देखिए, आज से हम लोग जो लास्ट के 15 मिनट हुआ करेंगे, वहां पर हम लोग क्या किया करेंगे? डेली हम लोग 15 मिनट में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर किया करेंगे। ठीक, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर किया करेंगे। जैसे आज के फैक्ट में हम लोग लास्ट के 15 मिनट्स में जो मध्य प्रदेश की प्रमुख राजधानियां हैं, उनकी हम लोग बात करेंगे। जैसे सांस्कृतिक राजधानी कौन सी होती है आपकी, ठीक, उनकी हम लोग बात करेंगे। यहां पर देखिए हम लोग एक वंश की और बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए, अब देखिए यहां पर शुंग वंश के बाद आपका कौन सा आता है? शुंग वंश के बाद आता है आपका सातवाहन वंश। कौन सा आता है आपका? सातवाहन वंश। कौन सा आता है आपका? सातवाहन वंश। ठीक, तो देखिए यहां पर सातवाहन वंश की हम लोग बात करते हैं। ठीक, देखिए यहां पर जो अंतिम कर्ण वंश शासक थे सुशर्मा, उनकी हत्या कर सिमुक ने किसकी? आपके सातवाहन वंश की स्थापना की। किसने करी? संस्थापक कौन है इनके? सिमुक। संस्थापक कौन है? सिमुक। ठीक, संस्थापक कौन है आपके? सिमुक। ठीक,
अब देखिए यहां पर सातवाहन वंश की, देखिए यहां पर अंतिम कर्ण शासक थे आपके, अंतिम कर्ण शासक थे आपके सुशर्मा। उनकी हत्या कर जो आपके सुमुख थे, उन्होंने सातवाहन वंश की स्थापना की। ठीक है, तो यहां पर देखिए इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था, सबसे शक्तिशाली और पराक्रमी शासक था, वो थे आपके गौतमी पुत्र सातकर्णी। कौन से थे आपके? गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या सातवाहन वंश का सबसे पराक्रमी शासक कौन था? सातवाहन वंश का सबसे पराक्रमी शासक कौन था? ठीक, इस वंश का सबसे पराक्रमी शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था। गौतमी पुत्र सातकर्णी था। ठीक, अब देखिए यहां पर जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है, उनकी मालवा विजय का उल्लेख, जो मालवा की विजय करी थी उन्होंने, ठीक, मालवा मध्य प्रदेश में, तो मालवा विजय का उल्लेख सांची का जो स्तूप है वहां पर उत्कीर्ण है। सांची का जो स्तूप है उसकी विजय को वहां पर उल्लेखित किया गया है। क्या किया गया? वहां पर उल्लेख है। ठीक, अब देखिए यहां पर गौतमी पुत्र सातकर्णी की मालवा विजय का उल्लेख सांची के स्तूप पर उत्कीर्ण है। देखिए यहां पर, अब देखिए यहां पर जो सातवाहन वंश है, देखिए यहां पर मालवा विजय की बात चल रही है, तो इसका संबंध किससे हो गया आपका? इसका संबंध आपका किससे हो गया? इसका संबंध हो गया आपका मध्य प्रदेश से। कैसे हो गया? मध्य प्रदेश से, क्योंकि यहां पर इसको मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहां पर जितने भी हम लोग वंश पढ़ेंगे उन सबका संबंध किससे रहेगा? आपका मध्य प्रदेश से। ठीक, इसके आगे बात करते हैं हम लोग, इसके आगे हम लोग बात कर लेते। ठीक, तो देखिए यहां पर इसके आगे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहां पर जो आपके, देखिए यहां पर जो सांची के स्तूप पर उत्कीर्ण है, उसमें इसको श्री सात कहा गया है। क्या कहा गया है? उसमें इसका जो नाम है उल्लेखित, तो क्या कहा गया है इसे? श्री सात। क्या कहा गया है? श्री सात। अब देखिए यहां पर देखिए जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है, जो सातवाहन वंश है, इसके सिक्के आपके उज्जैन से, देवास से, होशंगाबाद से, जबलपुर से, अब देखिए यहां पर इनसे इसके सिक्के प्राप्त हुए, इस काल के सिक्के प्राप्त हुए। उन सिक्कों में भी कहीं पर इसे श्रीसात कहा गया है, उन सिक्कों में भी इसे श्रीसात कहा गया है। ठीक, यहां तक बताइए कोई दिक्कत? देखिए यहां पर, ठीक, अब देखिए यहां पर लिखा जाए तो आप लोग लिख सकते हैं, इस काल के सिक्के उज्जैन, देवास, होशंगाबाद में देखिए जो जमुनिया है वहां से मिले हैं। होशंगाबाद, जमुनिया, ठीक, जबलपुर, त्रिपुरी, तेवर लिख दो, त्रिपुरी लिख दो। ठीक, तेवर, त्रिपुरी, ठीक, आदि जगह से प्राप्त हुए। यहां तक बताइए कोई दिक्कत? ठीक, अब देखिए यहां पर आगे बात करें। देखिए यहां पर देखिए जो सातवाहन वंश ने जो शीशे के सिक्के जारी कराए थे, सातवाहन वंश ने जो शीशे के सिक्के जारी कराए हैं, ठीक, उन शीशे के सिक्के आपके त्रिपुरी से प्राप्त हुए। कहां से? त्रिपुरी कहां पर आपका? जबलपुर। ठीक, ये वही त्रिपुरी है जहां पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में
सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष चुने गए थे, ये वही त्रिपुरी है। ठीक, कौन सा अधिवेशन था आपका? 53वां अधिवेशन कब हुआ था? 1939 में। ठीक, नोट डाउन में। देखिए यहां पर इसके आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए यहां पर जो सातवाहन वंश ने जो शीशे के सिक्के चलवाए, वे आपके त्रिपुरी से प्राप्त हुए। ठीक, सातवाहन वंश के शीशे के सिक्के त्रिपुरी से प्राप्त हुए। ठीक, तो देखिए यहां पर देखिए जो आपका त्रिपुरी, ये वही त्रिपुरी है जहां कांग्रेस का 53वां अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को चुना जाता है। यह 53वां अधिवेशन आपका कब होता है? जो आपका ये 53वां अधिवेशन कब होता है आपका? ये होता है आपका 1939 में। कब होता है आपका? 1939 में। ठीक, अब देखिए यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए यहां पर जो सातवाहन वंश का जो अंतिम शासक था, अंतिम शासक कौन हुए? अंतिम शासक हुए इनके यज्ञश्री सातकर्णी। ठीक, यज्ञश्री सातकर्णी। ठीक, और इनके जो सिक्के हैं, इनके सिक्के कहां से मिलते हैं आपके? सिक्के आपके बेसनगर से प्राप्त होते हैं। बेसनगर से प्राप्त होते हैं। ठीक, यहां तक बताइए कोई दिक्कत? अब देखिए यहां पर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अब यहां पर लास्ट का जो 15 मिनट है, जो लास्ट का हमारा 15 मिनट है, उसमें हम लोग प्रमुख राजधानियों की बात करेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख हम लोग राजधानियों की बात करेंगे। ठीक, साफ कर दूं मैं इसको। देखिए यहां पर देखिए यहां पर हम मध्य प्रदेश की विभिन्न राजधानियों की बात कर रहे हैं। हम लोग मध्य प्रदेश की विभिन्न राजधानियों की बात कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहां पर देखिए मध्य प्रदेश की, पहले तो हम लोग राजधानी की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है आपकी? मध्य प्रदेश की राजधानी है आपकी भोपाल। क्या आपकी भोपाल? यह आपकी कब बनी थी? 1 नवंबर 1956 को, जब भारत आजाद हुआ। देखिए दूसरे की बात करें हम लोग, देखिए यहां पर दूसरे की बात करें हम लोग, यहां पर देखिए वहां पर जो ग्वालियर के सिंधिया है ना, ग्वालियर के सिंधिया की ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करें। देखिए यहां पर यदि राजधानी का कोई भी क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक, देखिए ग्वालियर के सिंधिया की ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करें हम लोग, ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करें तो यह है आपकी शिवपुरी। क्या है आपकी? शिवपुरी। ये वही शिवपुरी है जहां पर जॉर्ज कैसल भवन है, माधव राष्ट्रीय उद्यान और जॉर्ज कैसल भवन कहां पर है आपका? शिवपुरी में। ठीक, अब देखिए यहां पर हम लोग इंदौर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। जो इंदौर है, इंदौर शहर है जिसे मिनी मुंबई कहा जाता है। निकनेम क्या है? मिनी मुंबई। देखिए यहां पर, अब देखिए यहां पर, इसे देखिए यहां पर राज्य की आर्थिक राजधानी, बहुत सारे नाम है इसके। राज्य की आर्थिक राजधानी। दूसरा देखिए यहां पर राज्य की खेल राजधानी। देखिए यहां पर राज्य मतलब मध्य प्रदेश की। अब देखिए यहां पर राज्य की जगह मध्य प्रदेश लिख देता हूं, अच्छा रहेगा, थोड़ा सा अच्छी फीलिंग आएगी। मध्य प्रदेश की खेल राजधानी, मध्य प्रदेश की खेल राजधानी। ठीक, अब यहां पर देखिए आगे राज्य की औद्योगिक नगरी, राज्य की औद्योगिक राजधानी। ठीक, अब देखिए यहां पर मध्य प्रदेश की
औद्योगिक राजधानी, मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी। ठीक, अब यहां आप देखिए आगे, राज्य की सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी, सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी, सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी। तो देखिए यहां पर देखिए आर्थिक राजधानी क्यों कहा जाता है। देखिए यहां पर इंदौर में देखिए अत्यधिक वित्तीय सेवाओं के कारण वहां पर जितना भी लेना देना हो रहा था वहां पर वैक्यूम कहां पर होता है आपका इंदौर में, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, आर्थिक राजधानी। ठीक, अब यहां पर देखिए दूसरी चीज, अधिकतर स्टेडियम आपके कहां पर थे, इंदौर में, इसलिए इसे खेल राजधानी भी कहा जाता है। ठीक, यहां पर देखिए कोई दिक्कत। अब देखिए यहां पर आगे पढ़े हम लोग, आगे बात करें। देखिए यहां पर, अब देखिए यहां पर राज्य की ग्रीष्मकालीन व पर्यटन राजधानी, राज्य की ग्रीष्मकालीन एवं पर्यटन राजधानी। ठीक, कौन सी आपकी, पचमढ़ी। कौन सी आपकी, पचमढ़ी। कहां पर है, होशंगाबाद में। कहां पर है आपका, होशंगाबाद में। ठीक, कहां पर है आपका, होशंगाबाद में। ठीक, यहां तक देखिए दिक्कत। अब देखिए यहां पर राज्य की मैंगनीज राजधानी, राज्य की मैंगनीज राजधानी कौन सी आपकी, बालाघाट। ठीक, कौन सी आपकी, बालाघाट। ठीक, देखिए यहां पर जो हम लोग बालाघाट की बात कर रहे हैं, हम लोग मैंगनीज राजधानी की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर जो बालाघाट जिला है वहां पर एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी खदान है। ठीक, अब देखिए और बात करें, बालाघाट में एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी मैंगनीज की खदान है, इसलिए इसे मैंगनीज की राजधानी कहा जाता है। ठीक, राज्य की मैंगनीज राजधानी कहा जाता है। यहां तक देखिए दिक्कत। अब देखिए आगे बात करें हम लोग, देखिए यहां पर अब न्यायिक राजधानी की बात करें। किसकी बात करें, न्यायिक राजधानी की बात करें। अब देखिए न्यायिक राजधानी कहां पर है आपकी, जबलपुर में। कहां पर है, जबलपुर में। क्यों है, देखिए यहां पर हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहां पर है, जबलपुर में। और इसकी खंडपीठ कहां पर है आपके, इंदौर और आपका ग्वालियर। दूसरा देखिए यहां पर, नेक्स्ट देखिए, राज्य की संगीत राजधानी, कहां पर आपकी, महर। और ये कहां पर है आपका, सतना में। देखिए यहां पर संगीत उस्ताद से आपके सरोदवादक कौन थे आपके, अलाउद्दीन खां, उनकी जन्मस्थली है, कर्मस्थली है। ठीक, कर्मस्थली है उन्हीं के, उसी रीजन से इसे संगीत राजधानी कहा जाता है। उनकी कर्मस्थली रहा है आपका महर, सतना। ठीक, यहां तक बताइए कोई दिक्कत। अब देखिए यहां पर देखिए राज्य की स्थापत्य कला राजधानी, राज्य की स्थापत्य कला राजधानी कौन सी आपकी, खजुराहो। स्थापत्य कला के लिए कौन फेमस है आपका, खजुराहो। कौन है आपका, खजुराहो। तो खजुराहो आपकी क्या है, स्थापत्य कला की राजधानी। ठीक, अब देखिए यहां पर देखिए धार्मिक राजधानी, राज्य की धार्मिक राजधानी कौन सी आपकी, उज्जैन। कौन सी आपकी, उज्जैन। वही उज्जैन है जहां पर महाकालेश्वर स्थित है। ठीक, क्या स्थित है, महाकालेश्वर। ठीक, अब देखिए यहां पर मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी की बात कर लेते हैं।
कौन सी आपकी मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सी आपकी, ये आपकी सिंगरौली। सिंगरौली में कौन सी आपकी बेड़न, क्या है आपका बेड़न, आपका सिंगरौली, क्या आपका सिंगरौली। दोनों में से जो भी ऑप्शन आ जाए, ठीक। अब देखिए यहां पर लास्ट की हम लोग बात करते हैं, लास्ट फैक्ट की बात करते हैं। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन और पूछा गया है कुछ एग्जामिनेशंस में। क्या पूछा गया है, कछवाहा राजपूतों की राजधानी। कछवाहा, जो कुशवाहा होते हैं ना, कछवाहा राजपूतों की राजधानी। तो कौन रहा है ये आपका मुरैना, क्या आपका मुरैना। ठीक ठीक ठीक, यहां तो बताइए कोई दिक्कत, ये वही मुरैना है जो ककनमठ वाला। ठीक, क्वेश्चन चलता है ककनमठ आपका कहां पर स्थित है, ठीक, कहां पर है आपका मुरैना में। ठीक ठीक ठीक, वहां पर देखिए। अब देखिए यहां पर, यह देखिए कछवाहा राजधानी की, देखिए यहां पर बिल्कुल क्लियर आएगा तो ये होता है सिवनिया। कहां पर है आपका सिवनिया। ठीक, यदि जिले की बात करते हैं जो सिवनिया, वो कहां पर है आपका, कहां पर आपका मुरैना जिले में। कहां पर आपका मुरैना जिले में। यहां तक बताइए कोई दिक्कत, तो ऊपर लिख दो इसको, मैं ऊपर लिख दू थोड़ा सा। देखिए यहां पर ये आपका सिवनिया, और आपका जो सिवनिया वो कहां पर है आपका मुरैना। ठीक, यहां तक बताइए कोई दिक्कत, यहां तक बताइए कोई दिक्कत। देखिए यहां पर देखिए, आज के लिए इतना ही काफी है। ये हमारा कुछ फैक्ट हो गए। ठीक, जो विभिन्न राजधानियों की बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश की, ठीक है, इनकी ही केवल बात की जाती है। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन हमारा बाहर नहीं जाएगा। ठीक, यदि राजधानियों का कोई क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आता है। ठीक, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक, धन्यवाद।